खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी इस वक्त सलाम जेक के। मैं हूं आपका मेज़बान अशफाक गौहर। आज 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें जम्मू कश्मीर और मुल्क की अहम तरीन सुर्खियों से, ख़बरों से, तज्जियों से और तबसरों से। आज 9 तारीख है, 9 दिसंबर सन 2022 है और हस्बे वादा आज भी प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से ही प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। पहले और दूसरे पड़ाव पर हम खबर आपके सामने रखेंगे और तीसरा पड़ाव आते आते एक रिपोर्ट भी रखेंगे और आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, इंतज़ामिया तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। कल दिन में और कल रात भर काफ़ी सियासी हलचल हुई है, कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। उन फैसलों की अक्कासी आप तक करने की कोशिश करेंगे, उसका मतलब माने समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि टेलीविज़न चैनल के साथ साथ आप हमारा साथ देंगे जी। हमारी ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर, हर तरफ से आप हमारा साथ देंगे, क्योंकि 24/7 गुलिस्तान न्यूज़ का ये वादा है कि खबर तह तक आपको हर पल दिखानी भी है, बतानी भी है और आपका फीडबैक भी लेना है। और फीडबैक के लिए आप याद रखिएगा, राब्ता साइटों पर भी आप आ सकते हैं और बराह रास्त हमें ऑफिशियल मेल पर मेल करके अपनी बात से ज़रूर रोशनास करिएगा। प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको बताते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे, और हिस्ट्री ऑफ द डे याद दिलाते हैं हर दिन आपके सामने रखते हैं मेरे साथी आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। इतिहास में आज का दिन खास क्यों है, क्यों इस पर बात करना ज़रूरी है, और दिसंबर ये जो आखिरी महीना चल रहा है साल 2022 का, आज 9 तारीख है, 9 तारीख पर बात करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत में ये आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास क्यों है। 1825 से 57 की जो जंग आज़ादी थी या जो जद्दोजहद रही है इस दौरान, उसमें अजीम सिपाही राव तुलाराम जिनने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, आज़ादी की लड़ाई में लंबी लड़ाई इन्होंने भी लड़ी, उनकी पैदाइश आज के दिन हुई थी। उन्हें आज के दिन याद किया जा रहा, उनकी खिदमात को। जंग आज़ादी में जितने भी हीरोज़ थे उनमें सबसे आगे रहने वालों में से एक राव तुलाराम भी थे। 1917 में आज ही के दिन तुर्की के फौजियों ने यरूशलेम को बरतानवी फौज के कब्जे से निकाला था, हटाया था या कब्जा खत्म किया था। 1625 में आज के दिन हॉलैंड और इंग्लैंड ने फौजी मुआहदे पर दस्तखत किए थे। और इसके अलावा आज के दिन 1941 में चीन ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इन 3 बड़ी ताकतों के खिलाफ 9 दिसंबर को साल था 1941। 1956 में आज ही के दिन मजलिस आइन का पहला इजलास नई दिल्ली में, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के अंदर मुनक्किद हुआ। ये पहला इस तरह का इजलास था जो इस हॉल के अंदर हुआ हो, और वो भी मजलिस आइन का 1946 में आज के दिन। साल 1987 में फ़लस्तीन की गजा पट्टी में पहली बार आज के दिन जो फसाद था वो भड़का, क्योंकि पहली मरतबा इजराइलियों की जानिब से यहाँ पर इस तरह का इक़दाम किया गया था या कुछ बस्तियों को बसाने की कोशिश हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर लोग बाहर सड़कों तक निकल आए थे। 2006 में 16 बरस कबल आज के दिन पाकिस्तान ने हितफ 6 मिसाइल का तजुर्बा किया, यानी पाकिस्तान के जो साइंसदान है उनका कारनामा साल 2006 में आज के दिन वो बेहतर तरीके से अंजाम देने में कामयाब रहे। इसके अलावा 9 दिसंबर की तारीख बताती है कि 2012 में मॉस्को में एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ, 7 अफराद हलाक हुए और हादसे का सबब जो है वो तकनीकी खराबी बताई गई थी 9 दिसंबर 2012 को। तो ये अहम और जो बड़े पॉइंट्स थे वो आज की तारीख में थे हिस्ट्री ऑफ द डे में, हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे खबरों के साथ। आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर आपको लिए चलेंगे, खास खबर वहीं से शुरुआत करते हैं और बड़ा अपडेट भी है। आगाज जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। चलिए जनाब, जम्मू कश्मीर की खबरों से जब हम शुरुआत आज की कर रहे हैं तो आपको बताते हैं कि आज एक इम्तिहान होने वाला था और उस इम्तिहान को फिलहाल रोक दिया गया है। और ये रोक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, लेकिन इसके पीछे अदालत का एक बड़ा फैसला सामने आया है। और ये मामला है जी सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्तियों के हवाले से इम्तिहान होने वाला था आज, और आज कंप्यूटर टेस्ट
जो सीबीटी आज होने वाला था फॉर एसआई पोस्ट, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी रात देर गए कर दी गई है और दरअसल हाई कोर्ट की तरफ से इस एग्जामिनेशन को, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो कॉमन हाई कोर्ट है, उसकी तरफ से इस इम्तिहान को रोकने और इसको फिलहाल पोस्टपोन करने की बात सामने रखी गई थी। और यह भी साफ कहा गया था कि जो इम्तिहान एसएसआरबी की तरफ से लिया जा रहा है, इसमें उसी कंपनी को किस तरीके से दोबारा से सामने रखा गया है जो ऑलरेडी सवालों के घेरे में है। और इस तरीके से कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मुश्तबह कंपनी है उसके ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कॉश किया जाए और साथ साथ एक पैनल बनाया जाए जी रिटायर हाई कोर्ट जज की सरबराही में, जो ये देखे कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो इरेगुलरिटीज हुई है, इलीगल चीज हुई है, दोनों अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है। इरेगुलरिटीज का भी इस्तेमाल हुआ है और इलीगलिटीज का भी इस्तेमाल हुआ है कि किस तरीके से ये अवार्ड्स बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट के उस कंपनी के नाम जहां पर पहले ही कई खदशात और सवालात हैं। इसलिए रिटायर हाई कोर्ट की जज की सरबराही में कमेटी बनाई जाए जो सिफारिश करेगी कि इस पूरे मामले में देखेगी कि क्या कुछ हुआ है। ये अल्फाज और ये रिमार्क्स उस वक्त सामने आए हैं जब आज इम्तिहान होने वाला है और इम्तिहान होने से पहले ही उस अर्जी पर यह समाअत हुई थी जो अर्जी मुख्तलिफ नौजवानों की तरफ से जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के अंदर दी गई थी। लैंडमार्क जजमेंट इसको माना जा रहा है और इस जजमेंट के अंदर जो लगातार पिछले कई महीनों से हम सुन रहे थे कि एक फेवरेटिज्म की बात हो रही थी, अनफेयर मीन्स की बात हो रही थी और दीगर चीजें चल रही थी, उसमें इसको शफाफ बनाने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए ये जजमेंट जो है ये लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा है उस प्रीमियर रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार फराहम करती है, डेट मीन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। याद रखिएगा, जूनियर इंजीनियर, सिविल जल शक्ति डिपार्टमेंट, सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट और दीगर भर्तियों को लेकर काफी सुर्खियां पिछले 1-1.5 साल के दौरान हम देख रहे हैं बनी है और उस 1-1.5 साल के दौरान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान उठे हैं। ताहम कोर्ट ने कल तमाम तर मामलात को सुनने के बाद, तमाम बातों को ध्यान में रखने के बाद इस बात का फैसला लिया है कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस इम्तिहान को नहीं करेगा जी। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं उनको फिलहाल कॉश किया जाएगा और रिटायर हाई कोर्ट जज की सरबराही में कमेटी बनाई जाएगी और वो इस बात की तहकीक करेगी कि मेसर्स एप्टेक लिमिटेड जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी एक है उसको किस तरीके से सीबीटीएम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल इम्तिहान देने की बात रखी गई है। इस पर जो है वो अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जस्टिस वसीम सादिक नगराल साहब ने पिटीशन को कल सुना है जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि मेसर्स एप्टेक लिमिटेड जो ब्लैक लिस्टेड माजी में भी रही है उसको किस तरीके से ये काम दिया गया है, इसकी तहकीकात हो। यानी सरकार के लिए भी एक सवालिया निशान है और उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर भी सवालिया निशान है। और अदालत ने कल अपना मौक़िफ़ साफ करते हुए इंतजामिया को इस बात का हुक्म दे दिया कि आज का होने वाला इम्तिहान जो है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, इसको नहीं लिया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए। सीधे श्रीनगर हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी फोन लाइन पर। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मोटी मोटी चंद बातें हमने अपने नाजरीन के सामने रख दी कि आज सब इंस्पेक्टर की भर्ती के हवाले से जो कंप्यूटर टेस्ट देना था उसको लेकर ऑनरेबल कोर्ट ने अपना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट सुनाया है। और ये जजमेंट सिर्फ उसके लिए नहीं है बल्कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एक क्रेडिबल इदारा एक जमाने में माना जा रहा था उसकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पर है। एक तरफ से सीबीआई जो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमारे पास ये भी इतलात है कि पुलिस भर्ती और ये दीगर मामलों को लेकर फॉर्मर आईएएस अफसर और कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि जिमनी चार्जशीट चंद दिनों के अंदर आनी है, उसमें उन लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती है। अभी यह मामला इन्वेस्टिगेशन में ही है और दोबारा से ऑनरेबल कोर्ट ने ये जो हुक्मनामा जारी किया है इसके अंदर मोटी मोटी क्या कुछ और बातें लिखी गई हैं और ओवरऑल इसका किस तरीके से इंपैक्ट ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल गौहर, जैसा कि आपने खुद ही कहा कि ये ऑनरेबल कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन है और इस डिसीजन से
न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट इंतजामिया है उसकी क्रेडिबिलिटी अब दाव पर लगी है, बल्कि जो एतबारियत एसएसपी पर था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर था, वो एतबारियत जो है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ये डिसीजन ठीक उस वक्त आ जाता है जब इसी एसएसपी की 3 रिक्रूटमेंट्स को कैंसिल किया जाता है, इस बुनियाद पर कि वहां शफाफियत नहीं थी, वहां पर बदनवानियां हो रही थी, वहां पर रिश्वतखोरी हो रही थी, वहां पर लाकानूनियत थी और कानून को ताक पर रखकर या बदनवानियां करके उन 3 रिक्रूटमेंट्स को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद सरकार की जानिब से ये दावा और बुलंदबांग दावा कि अब जो रिक्रूटमेंट हो जाएगी वो साफ शिफाफ तरीके से हो जाएगी। उसके बाद नोटिफिकेशन निकलता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से ऐलान किया जाता है कि नवंबर दिसंबर के महीने में ये एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे और एग्जाम अब बाकायदा तौर पर कंडक्ट भी किए जा रहे थे और उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जो है निकल चुका था। लेकिन उससे पहले ही इस तरह की तलवार गिरना, ये तलवार न सिर्फ एसएसपी पर है बल्कि ये जम्मू कश्मीर सरकार की जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी तलवार है। क्योंकि पब्लिक के अंदर ये नोशन दिया गया था कि जो पिछली रिक्रूटमेंट थी वो साफ शिफाफ तरीके से नहीं हुई थी, ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुई थी। अब जो रिक्रूटमेंट हो जाएगी ये बड़ी साफ शिफाफ तरीके से हो जाएगी। लेकिन जिस एनएस एपटेक प्राइवेट लिमिटेड को ये ठेका दिया गया था, जिसको ये असाइन किया गया था, ये एग्जामिनेशन एसआई का, वो ब्लैकलिस्ट है 3 रियासतों के अंदर और उस पर दिल्ली के ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से 10 लाख रुपए का जुर्माना भी है और उस पर इस तरह की बदनवानियां करने का इल्जाम भी है। और 3 स्टेट्स ने, राजस्थान और उसके साथ साथ यूपी और उसके साथ साथ नई दिल्ली की जानिब से उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। और उसके बाद क्या जरूरत थी, और जब आपने लोगों के अंदर ये चीज डाल दी कि अब शफाफियत के साथ, अब ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके एग्जाम किए जाएंगे, हक वाले को हक मिलेगा, और उसके बाद आप एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को ये ठेका देते हैं, उससे जम्मू कश्मीर इंतजामिया और उसके साथ साथ एसएसपी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एतबारियत जो है वो उन नौजवानों के अंदर खत्म हो गई है जो बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं। क्योंकि जो क्राइटेरिया, जो हलफनामा इस कंपनी ने एसएसबी के सामने दायर करना था और जो क्राइटेरिया रखा गया है कि कोई भी एनओसी आपको होनी चाहिए हर स्टेट से कि आप किसी भी स्टेट से ब्लैकलिस्ट नहीं है। आखिर एसएसबी ने उसको पास कैसे किया जब उसको ये पता था कि इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का जजमेंट भी है, जब आपको पता था कि इस पर यूपी सरकार की जानिब से डिसीजन भी है और उसके साथ साथ राजस्थान सरकार की जानिब से भी ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो उसके बाद इसे कैसे ये ठेका दिया गया, उस पर सवालात उठने अब शुरू हो चुके हैं और इस पर अब मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी बहस भी अब शुरू हो जाएगी। हिलाल, एक चीज और भी, चूंकि जब कंपनियों का नाम लिया गया तो अदालत की तरफ से सीधे कह दिया गया कि जो पास्ट में जिन पर सवाल रहे हों, दागदार कंपनियां हैं, उनको आप इस तरीके से टेंडर नहीं दे सकते या जिम्मेदारी दे सकते। अब कोई फर्दर प्लान जो सरकार का था कि फटाफट से एग्जाम्स कराए जाए, 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा कि विद इन 4 to 5 मंथ्स हमारी भी कोशिश है इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाए, जो बड़े एग्जाम्स जिनमें एक तरफ तहकीकात भी सीबीआई की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक साथ 2 बड़े एग्जाम्स ना होना और अदालत के फैसले के बाद जेकेएसएसबी सामने आया, आज वाला पेपर भी कैंसिल कर दिया गया, वो भी मुलतवी करना पड़ा। फ्रेश कुछ डेट्स सामने आई हैं, उम्मीदवारों के भी जो खदशात है वो दूर करने की कोई कोशिश हुई है, और मजीद क्या कोई बड़ा जो रिक्रूटमेंट का प्लान इस बड़ी एजेंसी की तरफ से था उस पर ये माने कि फिलहाल ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है यूटी के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से जो डिसीजन आया है जस्टिस वसीम की जानिब से, उसमें यह साफ कहा गया है कि इस नोटिफिकेशन फिलहाल मनसूख किया गया है, इन एग्जाम्स को फिलहाल मनसूख किया गया है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जो रिक्रूटिंग एजेंसी है एसएसपी जो है, अब रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की जानिब से उसकी तहकीकात की जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये अपने लोगों के अंदर एक एश्योरेंस दी थी, आवाम को यह एतमाद दिया था कि आज तक जो है आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, अब इंसाफ हो जाएगा, अब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, शफाफियत हो जाएगी और बड़ी क्लियरिटी के साथ हक वाले को हक मिलेगा। और उसके बाद हाईकोर्ट की जानिब से जब इसमें इंटरवीन किया गया, आप समझ सकते हैं कि हर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में आप हाईकोर्ट का अमल दखल रहना ये अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काफी सवालात उठा रही हैं। और ठीक उस वक्त जब कहते हैं कि जब कोई सांप देखता है तो सांप देखने के बाद वो रस्सी को भी डरता है, लेकिन यहाँ पर जब 3 सांप देखे, 3 रिक्रूटमेंट आपने जो है कैंसिल किए और उसके बाद एक और सांप आया और आप उस सांप से डरे नहीं, ये रस्सी की बात नहीं, आप सांप से भी नहीं डरे, तो एक एतबारियत जो इस इदारे की थी वो खत्म हो गई थी। और जब तक मैं इसकी एतबारियत बहाल हो जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि तब तक
कोई नया नोटिफिकेशन जो है जारी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो फिलहाल JKSSB ने आज होने वाला इम्तिहान मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक तरफ जो JEE जल शक्ति का एग्जाम था और पुलिस सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान था मंसूख किया, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो तर्ज अमल है उसकी तहकीकात का भी हुक्म अदालत की जानिब से दे दिया गया। इसके अलावा रिटायर्ड जज की सरबराही में कमेटी जांच करे, इसकी भी हिदायत खुसूसी बेंच की तरफ से कर दी गई। तो फिलहाल आज का एग्जाम अब नहीं होगा। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, एक तरफ अदालत का फैसला और अदालत के फैसले के चंद घंटों के बाद ही रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है JKSSB उसने भी अपडेट कर दिया कि आज वाला इम्तिहान नहीं होगा। फिलहाल इसमें मजीद तहकीकात जो अदालत के हुक्म के मुताबिक होगी। अब खबरें और भी हैं, कुछ बड़े बयानात हैं वो भी बताएंगे, लेकिन आपको ये भी बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा सलामती सूरत हाल पर जहां मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज से या पिछले 24 घंटों के दौरान भी बहुत सारी ऐसी सरगर्मियां हुई हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर, और कुछ बड़े बयानात जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर आए हैं। और इस बार जो बयानात हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अलावा एक और रियासत के गवर्नर जो जम्मू कश्मीर में मेहमान बनकर गए थे, उनके कुछ बड़े बयानात सामने आए। और ये वो गवर्नर हैं जो केरला के मौजूदा गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिनका जो सुर्खियों में अपने बयानात की वजह से रहते हैं। और कल जम्मू के अंदर एक बड़ी तकरीब हुई और बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में वो शिरकत कर रहे थे। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुल्क के अंदर मौजूदा जिस तरीके से सियासत चल रही है उस पर भी उन्होंने यके बाद दीगर तबसरा किया, कमेंट्स किए, और कुछ अहम सलाह मशवरे मौजूदा सियासतदानों को भी उनकी जानिब से दिए गए हैं। साबिक मरहूम विलायती पसंद लीडर सईद अली गिलानी का नाम लेते हुए कहा कि गिलानी ईरान से आए थे और जो लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुल्क में पनाह गुज़ीर हो जाएं, समझ लीजिएगा कि वो कानून और मौजूदा निज़ाम से किस तरीके से बगावत वहाँ कर रहे होते हैं कि वो वहाँ से फिर कर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, इसलिए उन्हें दूसरे मुल्क का कोई भी ये पता नहीं होता है ना। सीधे सीधे से हमला था कि जनाब ये जो गिलानीज है, सईद से, ये बाहर से आए हुए हैं और इनको भारत की जो सालमियत है, भारत का जो मिठास है, भारत की जो यकजहती है, उसके बारे में कोई भी पता नहीं है। और यही वजह है कि कई बार वो इलाहिदगी पसंदी और शिद्दत पसंदी के उस रुझान की ओर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हालात कई बार बिगड़ते हैं। सईद अली गिलानी का नाम भी कल उन्होंने लिया और साफ कर दिया कि गिलानीज ईरान से आए हैं और उन्हें भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमेशा भारत को तोड़ने की कोशिशों में लगे रहते हैं। इसके साथ साथ जहां कल उन्होंने इस बात की ये बात बताई, वहीं पर इस बात पर भी जोर दिया कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन एक साथ रह रहे हैं और जम्मू कश्मीर एक ऐसी मिसाल उसकी बहुत पहले ही कायम कर चुका है। इस मौके पर जहां आरिफ मोहम्मद खान ने खिताब किया, रियासत यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इकदाम, माइनॉरिटीज को दिए जाने वाले जो मुराद है, इस पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि हुकूमत हर सतह पर हर मुमकिन कदम उठा रही है ताकि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। ताहम आरिफ मोहम्मद खान के बयान के बाद वादी के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्म है। या जो राजनीति में आते हैं उनका ये फर्ज है कि वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्हीं को आना है जिन्होंने अपने आप को समर्पित, जिनके पास संस्कार की दौलत, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है विद्या के अर्जन में, और जिन्होंने अपने अंदर ये क्षमता विकसित की है कि वो हर प्रकार के लोगों को समदृष्टि से देख सके। उन्हीं का अधिकार है कि वो राजनीति में आए, या राजनीति में आए तो उनके लिए यही आचरण। ये भारत की कल्पना है हमारी। मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं केवल इसलिए हैं आज कि हम अपनी विरासत से नावाकिफ हो गए, हमारी विरासत से हम परिचित नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के दो बड़े काम आज हमारे सामने। पहला, आतंकवाद के बचे खुचे तत्वों को विध्वंस, पूरी तरह से उनका समापन करना, और दूसरा, नए सिरे से जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण का काम करके
जो ऐतिहासिक स्थान रहा है जम्मू कश्मीर का देश को दिशा देने में, उस स्थान को प्राप्त करना, इसमें मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। आइए, कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसा हम करें जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना तथा समाज के ताने बाने को कभी नुकसान न पहुंचे। उसका विरोध आम नागरिकों द्वारा होना चाहिए जो इसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां का युवा नशे से कैसे मुक्त हो, ये एक बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक बड़ा संकट है। समाज के हर एक प्रबुद्ध नागरिक और व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक सोची समझी साजिश के तहत यह काम किया जा रहा है। यह एक षड्यंत्र है और ये आतंकवाद का एक स्वरूप है नशा। इस बात को भी समझिए। और आरिफ मोहम्मद खान साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बैक टू बैक हालात वाक़ात पर गुफ्तगू की है। ताहम आरिफ खान ने अपनी बात को वजाहत के साथ इस बात को दोहराया कि जो जिस खित्ते का नहीं हो उसको इस खित्ते की न तो सियासत पता होती है और ना ही वो रियासत के लोगों का भला कर सकता है। इसलिए जो लोग ईरान, खतलान और दीगर इलाकों से आए हैं वो जम्मू कश्मीर के नहीं और स्पेशली वादी कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एनजीटी का एक बड़ा फरमान जारी हुआ है और यह फरमान अमरनाथ यात्रा को लेकर जारी हुआ, क्या कुछ इसमें कहा गया, और फिर आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताएंगे कि कश्मीरी पंडितों को क्यों लगा है झटका, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और मजीद कुछ अहम बातें, क्योंकि इस वक्त कई इलाकों के अंदर बर्फबारी शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।